नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की 2 दिन की जॉर्डन की सफल यात्रा संपन्न। दोनों देशों ने 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक पेश किया। लोकसभा ने पुराने कानूनों को रद्द करने वाले निरसन और संशोधन विधेयक को पारित किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 34 माओवादियों ने समर्पण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यरूशलेम में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति दोहराई। और दुबई में भारत अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट में मलेशिया को 315 रन से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की यह पहली इथियोपिया यात्रा है। श्री मोदी आज इथियोपिया की 2 दिन की यात्रा पर अदीस अबाबा पहुंचे। इथियोपिया के अदीस अबाबा में नेशनल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत समारोह में इथियोपिया की समृद्ध विरासत की झलक थी। अदीस अबाबा हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर आबी अहमद अली ने की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। आज शाम इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बच्चों, महिलाओं और इथियोपियाई लोगों सहित सैकड़ों भारतीय प्रवासी प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए मौजूद थे। अदीस अबाबा भारतीय संघ का मुख्यालय भी है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। भारतीय पक्ष और इथियोपियाई नेतृत्व के बीच होने वाली चर्चाओं के एजेंडे में कृषि, खनन, डिजिटल सहयोग, सौर गठबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अदीस अबाबा, इथियोपिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की 2 दिन की जॉर्डन यात्रा संपन्न हो गई। उन्होंने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से व्यापक बातचीत की और दोनों देशों के उद्योग जगत प्रमुखों के व्यापार मंच को संबोधित किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन व्यापार, प्रौद्योगिकी, संपर्क और लोगों के बीच संबंध में अपनी साझेदारी को गहरा करने के लिए दूरदर्शी प्रारूप पर सहमत हुए। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर वहां गए। ये यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। आर्थिक मोर्चे पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में लगातार वृद्धि का स्वागत किया, जो 2024 में $2 अरब 30 करोड़ था। उन्होंने जॉर्डन भारत कारोबारी मंच का स्वागत किया और 2026 में अगली व्यापार तथा आर्थिक संयुक्त समिति बुलाने पर सहमति व्यक्त की। भारत और जॉर्डन के बीच संस्कृति, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, डिजिटल बुनियादी ढांचा तथा जॉर्डन के पेत्रा और भारत के एलोरा ऐतिहासिक स्थलों के पुनरुद्धार से संबंधित 5 समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि ये समझौते दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करेंगे और क्षेत्र में शांति, समृद्धि तथा स्थिरता में योगदान देंगे। जॉर्डन से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक पेश किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में विधेयक पेश किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी विकसित भारत जी रामजी 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधेयक विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास की रूपरेखा स्थापित करेगा।
इस ऐतिहासिक विधेयक का उद्देश्य ग्रामीण विकास की एक ऐसी संरचना स्थापित करना है जो कि भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। यह विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण विकास की तीव्र गति को और बढ़ावा देगा, साथ ही रोजगार के अधिक अवसर प्रदान कर ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाएगा। विधेयक में खेती के मौसम में खेतिहर श्रमिकों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने का विशेष प्रावधान किया गया है। विधेयक के तहत मजदूरी दरें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी और अधिसूचना जारी होने तक मौजूदा मजदूरी दरें ही लागू रहेंगी। यदि 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो विधेयक में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा ने पुराने कानूनों को रद्द करने वाले निरसन और संशोधन विधेयक को पारित किया। यह विधेयक 71 अधिनियमों को रद्द करता है और 4 अधिनियमों में संशोधन भी करता है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि 2014 से सरकार सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र पर काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में लीगल सिस्टम में सुधार कर कॉमन मैन के लिए अधिक सुलभ बनाने के संकल्प के अंतर्गत मई 2014 से लेकर के अब तक 1577 अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया है और इसी क्रम में प्रस्तावित इस बिल में 71 ऐसे अधिनियम है जिसमें 6 प्रिंसिपल एक्ट और 65 अमेंडमेंट एक्ट शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया और कई अन्य विधेयकों पर चर्चा हुई। आज दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें पारित किया गया। लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया गया, जो 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। इस विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों का रोजगार प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वहीं लोकसभा ने पुराने और अप्रचलित हो चुके कानूनों को निरस्त करने संबंधी विधेयक को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के संबोधन के साथ चुनाव सुधारों पर चर्चा आज संपन्न हुई। राज्यसभा ने विनियोग संख्या 4 विधेयक 2025 पर चर्चा कर उसे लोकसभा को वापस लौटा दिया। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। लोकसभा में सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा अधिनियम संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक बेहतर नियामक निगरानी, अनुपालन में आसानी और बीमा मध्यस्थों द्वारा निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पारदर्शिता लाना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना और अनुपालन से जुड़ी समस्याओं को सरल बनाना है। सरकार ने पीएम किसान योजना लागू होने के बाद से 21 किस्तों के जरिए 4,09,000 करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत हर पात्र किसान परिवार लाभान्वित होता है। भारत ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि प्रस्तावित विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 संस्थागत स्वायत्तता, मान्यता तथा गुणवत्ता को मजबूती देगा तथा शिक्षण, अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देगा। ये विधेयक भविष्य के लिए मजबूत उच्च शिक्षा ढांचा तैयार करने में सहायक होगा। नई दिल्ली में श्री प्रधान ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। जब हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लागू किया तब उसमें से एक एश्योरेंस था कि अभी की जो यूनिवर्सिटी की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की विभिन्न प्रकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, कई प्रकार की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने वाला बॉडी कहे, कोई भी इंस्टीट्यूट्स की ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसकी रेगुलेशंस, उसकी स्टैंडर्ड एंड उसकी एक्रीडेशन। ये तीनों की भारत की आज के दिनों में लगभग 60,000 विभिन्न प्रकार के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि हाल में लागू 4 श्रम संहिताओं से श्रमिकों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। नई दिल्ली में श्रम और रोजगार सम्मेलन में श्री मांडविया ने कहा कि पूर्ववर्ती श्रम कानून संतोषजनक रूप से श्रमिकों के हित में नहीं थे। श्री मांडविया ने कहा कि इससे महिलाओं के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे और उनकी आय बढ़ेगी। एक लेबर कोड में हमने प्रावधान करा, ये देश में यहाँ हमारी महिलाओं का भी समान अधिकार है, वो देश के समान हिस्से हैं और उनके लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
महिलाओं को पुरुष के बराबरी का वेतन मिलना चाहिए। महिला चाहे तो घर में बैठ के भी वो वर्चुअल कामकाज कर सकते हैं, उसका अधिकार मिलना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 20 राज्यों के लिए पंचायती राज संस्थाओं में समुदाय आधारित आपदा जोखिम शमन पहल की मजबूती के लिए 507 करोड़ रुपए से अधिक राशि मंजूर की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा शमन कोष की शुरुआत 2021 में की गई थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बोंडाई बीच पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ है। विदेश मंत्री ने आज यरूशलेम में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ बातचीत में ये बात कही। श्री जयशंकर इजरायली विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय परामर्श के लिए आज इजरायल पहुंचे थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज 7 महिलाओं सहित 34 माओवादियों ने समर्पण कर दिया। इन पर कुल 84 लाख रुपए का इनाम घोषित था। समर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के अंतर्गत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। गोवा पुलिस ने गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के भगौड़े अभियुक्त सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को दिल्ली लाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों हादसे के तुरंत बाद थाईलैंड फरार हो गए थे। इस भीषण अग्निकांड में 25 लोग मारे गए थे। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर धन शोधन मामले का संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी जांच जारी रख सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वो अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे पर दुख व्यक्त किया है। सभी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। आज सुबह यमुना एक्सप्रेस वे पर घने कोहरे के कारण कई बसों के टकराने से 13 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हुए। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट में भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने आज अंतिम लीग मुकाबले में मलेशिया को 315 रन से हराया। भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 408 रन बनाए थे। जवाब में मलेशिया की टीम 33वें ओवर में सिर्फ 93 रन पर ही सिमट गई। अभिज्ञान कुंडू को 209 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 68वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं गुरजोत सिंह ने पुरुषों की स्कीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की आशंका व्यक्त की है। लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में भी कल ऐसी ही स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अदीस अबाबा में इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की 2 दिन की जॉर्डन की सफल यात्रा संपन्न। दोनों देशों ने 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण VBG रामजी विधेयक पेश किया। लोकसभा ने पुराने कानूनों को रद्द करने वाले निरसन और संशोधन विधेयक को पारित किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 34 माओवादियों ने समर्पण किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने यरूशलेम में इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।